हेलो दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए जैसे रेलवे, जेई, यूपीपीसीएल, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देखते हुए यूथ का पीवाई क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है आपके यूट्यूब चैनल रेलवे धाम पटना पे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम को फोड़ने में बहुत मदद करेगी। आप लोग आइए, सब लोग जुड़िए, एक साथ मिल के इस मुहिम को पार करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम आज मेरा पहला क्लास है, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल हुआ रेलवे धाम पटना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेटेड दैट इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो, है ना। ये किरचॉफ का दो लॉ होता है। पहला लॉ होता है करंट लॉ और दूसरा लॉ होता है वोल्टेज लॉ। सबसे तो पहले यही पूछता है कि पहला लॉ कौन है। हम लोग तो जानते हैं, सब लोग जानता है, ये बहुत सारा छोटा क्वेश्चन है। किरचॉफ का दो लॉ होता है, लेकिन सबसे पहले आजकल यही पूछने लगा है कि पहला लॉ कौन होता है। तो पहला लॉ कौन होता है? केसीएल। किरचॉफ का कौन क्या लॉ होता है? दो लॉ होता है। पहला लॉ कौन सा है? तो केसीएल और दूसरा केवीएल। पहला लॉ केसीएल और दूसरा लॉ केवीएल। केसीएल में क्या होता है? केसीएल क्या बोलता है कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होना चाहिए, या इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट का समेशन जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी वैलिड होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि किसको कंजर्व करता है। तो यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करता है। क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करता है। और दूसरा केसीएल लॉ जो है, यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करता है। क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करता है। ये क्या कहता है कि किसी भी सर्किट का वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का समेशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। किसी भी सर्किट के वोल्टेज का और वोल्टेज ड्रॉप का समेशन क्या होना चाहिए? तो जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? सबसे पहले कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है? तो हम लोग इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। यह किसका रेसिप्रोकल होता है? तो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है? रेसिस्टिविटी का प्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है? रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? महोमीटर। क्या होता है? महोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल करंट सोर्स द इंटरनल रेसिस्टेंस इज। हाँ, इसमें दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछता है, आइडियल करंट सोर्स से, आमीटर से, वोल्ट मीटर से, वोल्टेज सोर्स से। तो आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इसका रीजन ये है कि जैसे में हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, ये करंट सोर्स हो गया, यहाँ आई एस है और यहाँ आर मान लीजिए रेसिस्टेंस है। तो हम कह रहे हैं कि इंटरनल आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी होना चाहिए। इन्फिनिटी क्यों होना चाहिए? इसका रीजन ये है कि अगर इन्फिनिटी करंट होगा तभी तो सारा का सारा करंट कहाँ पहुँचेगा? लोड के पास पहुँचेगा। इसीलिए करंट, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अगर आइडियल नहीं बोले, ऐसे बोले कि करंट सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? तो बहुत हाई होता है। क्या होता है? वेरी हाई होता है। क्या लिखेंगे? वेरी हाई होता है। क्या होता है? वेरी हाई होता है। ठीक। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन बनता है। अभी ये तो हम लोग पढ़े आइडियल रेसिस्टेंस। करंट को किससे मेजर करते हैं? तो करंट को किससे मेजर करते हैं? एम्पीयर, आमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं?
आम मीटर मेजर करते हैं, आम मीटर से मेजर करते हैं। अच्छा, तो अब यही क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि आम मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो आम मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस आइडियली जीरो होता है, जस्ट उसका अपोजिट चेप देंगे, है ना। जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं कि आइडियल करंट सोर्स का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। आर क्या होता है जी, इनफाइनाइट होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है आम मीटर का, क्योंकि हम लोग इससे क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं। अगर इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होगा तभी के तभी पूरा का पूरा क्या करेगा, करंट मेजर करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, है ना। अच्छा, दूसरा यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे में अभी हम लोग आइडियल करंट सोर्स के बारे में पढ़ लिए, वोल्टेज सोर्स के बारे में आम मीटर के बारे में पढ़ लिए, तो अब हम लोग वोल्टेज सोर्स के बारे में यही जान लेते हैं। तो आइडियली वोल्टेज सोर्स का जो होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि सारा का सारा करंट लोड के पास पहुंचना चाहिए। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो नहीं होता है तो कुछ तो ड्रॉप हो जाएगा, तो सारा का सारा करंट क्या होगा, लोड के पास नहीं पहुंच पाएगा, सारा का सारा करंट लोड के पास नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ वोल्टेज सोर्स Vs हो गया, यहाँ का रेसिस्टेंस क्या है, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी तो यहाँ से जो करंट चलेगी वो सारा का सारा करंट कहाँ आएगा, लोड के पास आएगा। इसीलिए वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वोल्टेज को हम लोग मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस जस्ट इसका अपोजिट चेप देंगे, है ना, जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर का इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फॉर एन आइडियल करंट सोर्स द इंटरनल रेसिस्टेंस इज क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पैरेलल में लगाते हैं कि सीरीज में लगाते हैं, तो पैरेलल में लगाते हैं। इनफाइनाइट एंड क्या होना चाहिए, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। which of the following conductor has the lowest resistivity। रेसिस्टिविटी क्या है, एक मटेरियल का प्रॉपर्टीज है जो करंट को अपोज करती है। क्या करती है, अब करंट को अपोज करती है। सबसे पहले हम लोग रेसिस्टिविटी के बारे में जानते हैं। रेसिस्टिविटी एक क्या है, एक मटेरियल का अपना प्रॉपर्टीज है जो करंट को क्या करती है, अपोज करती है। क्या करती है, करंट को अपोज करती है। ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, यह मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये पूछेगा कि क्या साइज पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, तो नहीं करता है। क्या करता है, नहीं करता है। बस ये दो चीज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल के नेचर पे और टेम्परेचर कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। ये सर क्या है, अच्छा ठीक ठीक, हाँ गड़बड़ा जा रहा है। हाँ, अच्छा हाँ, ठीक ठीक। आ, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर हैज द लोएस्ट कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या है, तो रेसिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है। क्या है, रेसिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है। यह करंट को अपोज करती है। ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर और मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे और टेम्परेचर पे। बोलेगा कि क्या ये लेंथ पे, एरिया पे, साइज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं करता है। आजकल क्वेश्चन ऐसा ही फ्रेम हो रहा है, स्टेटमेंट में दे देगा कि क्या साइज पे डिपेंड करता है, क्या लेंथ पे डिपेंड करता है, तो लगेगा कि करता है, क्या कि फॉर्मूला में दिखता है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आर बराबर क्या जानते हैं, सर पेन, आर बराबर रो एल बाई ए होता है। क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ तो फॉर्मूला में दिख रहा है, तो
हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, इसलिए साइज, लेंथ, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसका सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी यूज्ड बाय 1.5 किलोवाट हीटर इन 5 मिनट्स। ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बनाने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल के अंदर दिया क्या क्या चीज़ है, हमको निकालना क्या है, हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है ना, पावर दिया हुआ है, 5 किलोवाट। पावर क्या दिया हुआ है, 1.5 किलो, सॉरी 1.5 किलोवाट, 1.5 किलोवाट। और टाइम कितना दिया हुआ है, टी बराबर दिया हुआ है 5 मिनट्स। कितना दिया हुआ है, 5 मिनट्स। कितना दिया हुआ है, 5 मिनट्स दिया हुआ है। ठीक, अब हमको चाहिए क्या, जूल चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, W बाई टी होता है। क्या होता है, W बाई टी। हमको क्या चाहिए, यहाँ से वर्क चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। यहाँ W को हम लोग E भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, W को E भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं। तो E बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E बराबर P इंटू टी, E बराबर P इंटू टी लिख सकते हैं। तो P कितना दिया हुआ है, अच्छा P कितना दिया हुआ है, देखिए P दिया हुआ है 1.5 किलो वाट इंटू कितना दिया हुआ टाइम 5। अब क्या करेंगे, इस किलो वाट को वाट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 वाट इंटू 5 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 60। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके बताइए लोग। तो परे 75, 75 6 25 6 7 42 3 45, 45 पर कितना जीरो आ जाएगा, एक दो उस 5 36, एक 4 जीरो आ जाएगा। कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन ये, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ इज कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आजकल ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है कि ओम्स लॉ क्या है। हम सब लोग जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। कहीं कहीं कंफ्यूजन ये हो जाता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होगा कि नहीं होगा, तो दोनों सही होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिखिए या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V लिखिए, दोनों सही होता है। क्या होता है, दोनों सही होता है। हाँ, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये ध्यान में रहे, बस इस रूल का, इस नियम का यही मेन पॉइंट है कि आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट। जस्ट अभी फिलहाल पावर ग्रिड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि ओम्स लॉ जो होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ये कब अप्लीकेबल होता है। तो टेम्परेचर को हम लोग पड़ता है, क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है, तभी हम लोग बोल सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, V बराबर R। एक जब भी किसी भी इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। क्या आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वैल्यू क्या लेते हैं, R लेते हैं। क्या लेते हैं, R लेते हैं। R क्या है, तो रेसिस्टेंस है। क्या है, R क्या है, रेसिस्टेंस है। अब इसका ग्राफ पूछता है, तो ग्राफ इसका क्या होता है, इसका लीनियर होता है। तो कहाँ से लीनियर होता है, लीनियर तो ये भी है, तो ये नहीं होता है। हम लोग बोलेंगे कि ओरिजिन से पास होता है। कहाँ से होता है, ओरिजिन से पास होता है। कहाँ किसको रखते हैं, तो एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को रखते हैं, वाई एक्सिस पे करंट को रखते हैं। कहाँ रखते हैं, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को, वाई एक्सिस पर करंट को रखते हैं। ये वाला जो देता है क्या देता है, आर देता है। क्या देता है, आर देता है, रेसिस्टेंस देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा,
अच्छा पूछ रहा है क्या, ओम्स लॉ अप्लीकेबल टू, अप्लीकेबल कहाँ होता है? तो ये अप्लीकेबल होता है ओनली मेटालिक कंडक्टर में। कहाँ अप्लीकेबल होता है? ओनली मेटालिक कंडक्टर में अप्लीकेबल होता है। कहाँ कहाँ नहीं होता है? तो सेमीकंडक्टर, वैक्यूम, गैस, इन सारी चीज़ों में, नॉन मेटालिक कंडक्टर, इंसुलेटर, यहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा? तो ओनली मेटालिक कंडक्टर में अप्लीकेबल होता है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, इंसुलेटर, गैस, इन सारी चीज़ों में ये ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सबसे पहले हम लोग आर बराबर फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। क्या होता है? रो एल बाई ए होता है। क्या होता है? रो एल बाई ए। तो पूछ रहा है कि आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो कुछ फॉर्मूला में आपको किसका दिख रहा है? लेंथ का दिख रहा है। क्या किसका दिख रहा है? लेंथ का दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन और चीज हम लोग देखते हैं, मटेरियल पे तो मटेरियल का अगर चेंज होगा, जैसे ये रेसिस्टिविटी जो दिया हुआ है, अगर मटेरियल चेंज कीजिएगा तभी रेसिस्टेंस चेंज होगा, नहीं तो ये फिक्स वैल्यू होता है। ए के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? आर जो होता है ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? और एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट पूछते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि टू कॉइल हीटर गिव्स इट्स मैक्सिमम हीट आउटपुट व्हेन द कॉइल्स आर इन। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू कॉइल है, दो गो हीटर कॉइल है दिया हुआ है, तो पूछ रहा है किस कंडीशन में आपका मैक्सिमम हीट होगा? किस कंडीशन में मैक्सिमम हीट होगा? क्या सीरीज में कनेक्शन करेंगे, या सीरीज पैरेलल करेंगे, या पैरेलल करेंगे, या ऑफ कर देंगे, तब आपका जो है सो मैक्सिमम हीट करेगा। तो मैक्सिमम हीट के लिए सबसे पहले हमको ये चीज़ जानना होगा कि क्या चीज़ ज़्यादा होना चाहिए? करेंट ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करेंट ज़्यादा होना चाहिए। अगर करेंट ज़्यादा होगा तो हम लोग हीट का फॉर्मूला क्या जानते हैं? H बराबर आई स्क्वायर, क्या जानते हैं? आई स्क्वायर आर टी। तो अगर आई बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? अच्छा कहिएगा आर बढ़ जाएगा तभी तो होगा, ठीक है मानते, लेकिन डोमिनेंट कौन होगा? आई स्क्वायर, क्योंकि आई का क्या है? स्क्वायर है। आर भी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन करंट बढ़ेगा तो ज़्यादा बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए आई को ही हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो जब हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग 2 3 4 रेसिस्टेंस ले लेते हैं, और जब हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं तो ओवरऑल जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होता है उस रेसिस्टेंस से भी कम वैल्यू आता है। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होता है तो करंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होता है तो क्या होता है? करंट बढ़ जाता है। अगर करंट बढ़ जाएगा तो आपका हीट क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? हीट बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग मैक्सिमम हीट के लिए क्या करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक, चलते इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करेंट इज फ्रॉम। हाँ जी, पूरा कन्वेंशनल करेंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? तो कोई भी चीज़ जब फ्लो करता है तो हायर टू लोअर जाता है। कहाँ जाता है? हायर टू लोअर जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन भाग गया था सर, कहीं सट गए हैं क्या? आया, चलिए कोई आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस ऑप्शन में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही है ना, कौन सा सही है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ? P बराबर वी आई। क्या दिया है? P बराबर वी आई। P
पावर होता है तो पावर का फॉर्मूला हम लोग कितना जानते हैं, P बराबर वी आई होता है, P बराबर वी आई होता है, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर होता है। क्या होता है, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर होता है। P बराबर एक और फॉर्मूला होता है, P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर इन बाई आर होता है। क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। इतने सारे पावर के फॉर्मूले होते हैं ना, इतने सारे पावर के फॉर्मूले। तो ऑप्शन नंबर ए P बराबर वी आई सही है। ऑप्शन नंबर बी P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी वी स्क्वायर बाई आर, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है, तो क्यू होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। तो क्यू बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्यू बराबर आई टी। क्या जानते हैं, क्यू बराबर आई टी जानते हैं। क्या जानते हैं, क्यू बराबर आई टी जानते हैं ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आई टी, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रिएक्टेंस ऑफ 1 फराड कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी सर्किट। हाँ जी, द रिएक्टेंस ऑफ 1 फराड कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी सर्किट। जब हम लोग डीसी सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो रिएक्टेंस का वैल्यू पूछता है। सबसे तो पहले हम लोग को रिएक्टेंस को पता होना चाहिए, रिएक्टेंस क्या होता है। तो एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी होता है। तो हम लोग जानते हैं कि डीसी में फ्रीक्वेंसी कौन क्या है, इसमें पहले जान लीजिए। ये तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू हो गया। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। और सी क्या होता है, सी कैपेसिटेंस होता है। क्या होता है, सी कैपेसिटेंस होता है। क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है। डीसी सर्किट के लिए, डीसी के लिए एफ क्या होता है, डीसी के लिए एफ 0 के बराबर होता है। तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी के जगह पे 0 रखेंगे तो ओवरऑल इस वैल्यू को क्या बना देगा, इन्फिनिटी बना देगा। क्या बना देगा, इन्फिनिटी बना देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल बराबर हम लोग जानते हैं 2 पाई एफ एल। क्या होता है, 2 पाई एफ एल होता है। क्या होता है, 2 पाई एफ एल होता है। इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कभी कभी इसका यूनिट भी पूछ लेता है। तो कैपेसिटेंस का यूनिट तो फराड होता है, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है। क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है। इसका भी क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इसका भी यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है। इसका भी यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है ना। क्या होता है, ओम ही होता है। दोनों का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। हाँ जी, शायद ये, हाँ जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है रेलवे धाम पटना। यह आपके सिलेक्शन को पक्के करने के लिए स्टार्ट किया गया है। आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। हम लोग सब लोग मिल आपकी मंजिल को पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा, है ना। रेलवे में सीट दिलाने का वादा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रेलवे में सीट दिलाने का वादा। अब आपकी सिलेक्शन होगी पक्की। क्या होगी, अब आपकी सिलेक्शन होगी पक्की। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस टोटल रेसिस्टेंस इज गिवन बाय। जब भी हम लोग सीरीज में रेसिस्टेंस को कनेक्शन करते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस जो होता है ओवरऑल रेसिस्टेंस के क्या होता है, अधिक मिलता है। क्या मिलता है, अधिक मिलता है। अच्छा, सीरीज में हम रेसिस्टेंस तभी कहेंगे जब क्या हो, करंट सेम हो। क्या हो, करंट सेम हो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर करंट सेम हो तो वो सीरीज में ही हो। क्या हो, अगर करंट, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट सेम हो
तो वो सीरीज में ही हो, लेकिन अगर सीरीज में है तो करंट सेम होगा। लेकिन अगर सीरीज में है तो क्या होगा, करंट सेम होगा। जैसे कि अभी हम दो रेसिस्टेंस लेते हैं, R1 और R2, R1 और R2 लेते हैं। क्या लेते हैं, R1 और R2 लेते हैं। क्या लेते हैं, R1 और R2 लेते हैं। क्या लेते हैं, R1 और R2 लेते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि करंट क्या बह रहा है, I1 बह रहा है। क्या बह रहा है, I करंट बह रहा है। क्या बह रहा है, I करंट। तब हम कहेंगे कि यह सीरीज में है। क्या है, सीरीज में है। लेकिन अगर करंट सेम है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सीरीज में ही हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यह पैरेलल में दो रेसिस्टेंस R1 कनेक्ट है। क्या है, R1 यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है, प्लस माइनस सप्लाई दिया, मान लीजिए कि R1 है, R2 है, और वोल्टेज क्या है, VS है। तो दोनों के लिए वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर ई R1 R2 सेम है, क्या है, R1 R2 सेम है, R1 R2 क्या है, R1 R2 क्या है, सेम है। क्या है, R1 हम लिख देते हैं यहाँ, R1 बराबर R2 है, R1 बराबर R2 है, तब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम है, तभी तो यहाँ दिख रहा है कि करंट सेम है। लेकिन ये तो सीरीज में है नहीं, सीरीज में है नहीं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट सेम हो तो वो सीरीज में ही होगा। लेकिन अगर वो सीरीज में है तो करंट सेम होगा, लेकिन अगर वो सीरीज में है तो करंट सेम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जब हम लोग सीरीज ग्रुपिंग करते हैं, क्या करते हैं, सीरीज में बहुत सारा रेसिस्टेंस दिया हुआ रहता है, तो उसका ओवरऑल आर इक्विवेलेंट जब हम लोग निकालते हैं तो सभी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, सभी को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर हमको आर इक्विवेलेंट लिखना होगा, आर इक्विवेलेंट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, R1 प्लस क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरीज करना है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, a 10 ohm resistor connected in parallel with a 15 ohm resistor and combination in series with 12 ohm resistor, then the equivalent resistance of the circuit is। देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ आपसे, equivalent पूछ रहा है, कह रहा है कि 10 ओम और 15 ओम किसमें है, पैरेलल में है, और उन दोनों के साथ 12 सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो हम इसका पहले आपको सर्किट ड्रॉ करके दिखाते हैं ना। जैसे क्या दिया हुआ है कि 10 ओम और 15 ओम किसमें है, 10 ओम और 15 ओम, 10 ओम और 15 ओम पैरेलल में है, और इसके साथ सीरीज में 12 ओम लगा हुआ है, 12 ओम लगा हुआ। अब हम इससे हम एक सप्लाई दे देते हैं ताकि पता चल जाएगा कि कैसे हमको कैलकुलेशन करना है। करंट को फॉलो करके दिखाएंगे तब पता चलेगा कि सीरीज पैरेलल में है या नहीं है। तो अब देखिए ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहा होगा। पैरेलल में दिखने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि दोनों रेसिस्टेंस का दोनों जो पॉइंट होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो दोनों का पॉइंट, जैसे में रेसिस्टेंस 10 ओम का पॉइंट ए बी और रेसिस्टेंस 15 ओम का पॉइंट ए बी, दोनों का क्या है, सेम है, तब हम दोनों को क्या कहेंगे, पैरेलल में कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेलल में कहेंगे। तो आपको दिख रहा है कि दोनों क्या है, पैरेलल में है, और 12 इन दोनों के साथ सीरीज में है। तो सबसे पहले हम 10 और 15 का पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे। तो पैरेलल में जब 2 को दिया रहता है तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, 15 इंटू 10 बटा में 15 प्लस 10, इसका आर इक्विवेलेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। अच्छा प्लस दिख रहा है, एक मिनट 10 इंटू 15 बटा में 10 प्लस 15 10 प्लस 15, तो ये ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, ये 150 हो जाएगा। 150 नीचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 छक 150, हाँ, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसके साथ ई क्या है, 12 के साथ सीरीज में है। तो सीरीज में हम लोग क्या आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं जी, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 6 प्लस अभी कितना, आप इसके साथ सीरीज में कितना है, 12 है, तो 12 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 ओम आएगा। कितना आएगा, 18 ओम आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर
कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर। यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, तो सबसे पहले हम लोग पावर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ना। रिएक्टिव पावर का डिनोटेशन क्या होता है, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टिव पावर का डिनोटेशन क्या होता है। तो पावर ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके बेस में हम लोग एक्टिव पावर को लेते हैं और परपेंडिकुलर पर रिएक्टिव पावर को लेते हैं और हाइपोटेनस पे अपरेंट पावर को लेते हैं ना। जैसे में ये हमारा क्या है, बेस है, तो बेस पे क्या होता है, एक्टिव पावर होता है या रियल पावर होता है। क्या होता है, एक्टिव पावर या एक्टिव पावर बोलेंगे या रियल पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, या रियल पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रियल पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रियल पावर बोलेंगे। और इसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं। किसको, इसको परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर बोलते हैं। और इसको अपरेंट पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरेंट पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरेंट पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरेंट पावर बोलते हैं। इसका डिनोटेशन जो होता है हम लोग P से करते हैं। इसका डिनोटेशन जो होता है क्या होता है, Q होता है। इसको हम लोग S से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, से लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है Q बराबर VI साइन फाई होता है, VI साइन फाई होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है VI कॉस फाई होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, VI कॉस फाई होता है। इसका VI होता है। इसका जो यूनिट होता है, किलोवाट होता है। इसका जो यूनिट होता है किलोवाट होता है। इसका जो यूनिट होता है वो kVAR होता है या VAR भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर। क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर। तो यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, हमने लिखा है kVAR। तो kVAR के जगह पर क्या, वो एक बड़ा यूनिट लिखा हुआ है। तो इसका क्या होता है, भार होता है। क्या होता है, भार होता है। वोल्ट एम्पियर। क्या होता है, वोल्ट एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, एन एनर्जी सोर्स फ्लो ऑफ स्टडी current of 2 ampere to 10 minutes in an electric bulb if it emits 2.3 kilojoule of energy in the form of light and thermal energy. Find the voltage drop in the bulb. अब हमको वोल्टेज निकालना है। क्वेश्चन में सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है। न्यूमेरिकल में दिया क्या क्या चीज़ है और निकालना क्या है, हमको चाहिए क्या चीज़। आपको हीट दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ, करंट दिया हुआ, आई दिया हुआ। क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ। क्या दिया हुआ, आई कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया। कितना दिया हुआ, 2 एम्पियर दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 2 एम्पियर दिया हुआ। और टी कितना दिया हुआ, टी टाइम कितना दिया हुआ, 10 सेकेंड दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 10 सेकेंड दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 10 सेकेंड दिया हुआ। और ये हीट दिया हुआ। क्या दिया हुआ, हीट कितना दिया हुआ, एच बराबर कितना दिया हुआ, एच बराबर दिया हुआ है कितना दिया, 2.3 किलो जूल। कितना दिया हुआ, 2.3 किलो जूल दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 2.3 किलो जूल दिया हुआ। तो इसको हम किलो जूल को किस में बदलेंगे, पहले जूल में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं, जूल में चेंज करते हैं। जूल में किलो को जूल में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2300 जूल हो जाएगा। 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 ठीक, अच्छा उसके बाद में हमको निकालना क्या है, वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए देख रहे हैं कि करंट मेरे पास है ये है। अब हमको रेजिस्टेंस अगर पता हो जाए तो हम लोग आसानी से वोल्टेज निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से वोल्टेज निकालते हैं। एच बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो एच कितना दिया हुआ, 2300 दिया है। कितना दिया हुआ, 2300 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 2300 दिया हुआ। आई कितना दिया हुआ, 2 एम्पियर दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 2 एम्पियर दिया हुआ। कितना दिया, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा गुना आर हमको निकालना ही है, आर हमको निकालना ही है।
अच्छा, टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो आर अब हम यहाँ से निकालेंगे, तो आर निकालेंगे, इसको इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 दूना 4, पहले तो एगो जीरो से एगो जीरो ही कहीं खा जाएगा। अब 4 से भाग दीजिए, आर बराबर क्या लिखिएगा जी? आर बराबर लिखिएगा 230 बटा में 4, 2 दूना 4। अब 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा जी? 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 4 दूना 2 बच गया ना, तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 3, 4 सत्ते 28, 2 बचा 0, 1 मिनट, 4 पचे 20 ना हो जाएगा जी, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, यानी कि 57.5 ओम आ गया आपका रेसिस्टेंस। अब हमको क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। हमको पहले से करंट पता है, हमको पहले से करंट पता है, तो V बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आई आर होता है। क्या होता है? आई आर होता है। हमको करंट पहले से पता है 2 एम्पियर इंटू आर कितना अभी निकाल के लिया है 57.5, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 पच्चे 10, 2 से 14 2 पच्चे 10 11 है ना, 115 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 115 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेसिस्टर हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। हाँ जी, सबसे पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट कितने टाइप के होते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। हम तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस का होगा? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस का होगा? नेगेटिव टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा तो फिर क्या होगा? तो मेटल का जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो उसका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर क्या होगा? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो क्या होगा? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो क्या होगा? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो क्या होगा? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो क्या होगा? अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटल का, अगर मेटल का ही टेम्परेचर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। क्या होगा? रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अगर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, अगर इसमें टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। किसके लिए? मेटल के लिए। किसके लिए? मेटल के लिए। ये किसके लिए है? मेटल के लिए है। किसके लिए है? मेटल के लिए। मेटल के लिए अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। किसके लिए? मेटल के लिए। किसके लिए? मेटल के लिए। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं या इंसुलेटर का बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर का बात कर ले, सेमीकंडक्टर का जो होता है, सेमीकंडक्टर का जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्या होता है? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो अगर हम टेम्परेचर को इसमें बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा? रेसिस्टेंस घटेगा। क्या होगा? रेसिस्टेंस घटेगा। अगर टेम्परेचर को घटाएंगे, अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तब रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आज का सेशन यही तक चलेगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो क्वेश्चन का नंबर बढ़ाया जाएगा, है ना। धीरे धीरे अभी स्टार्ट किया गया है, आज से स्टार्ट हुआ है। आगे ये सीरीज पर डे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और क्वेश्चन का संख्या भी बढ़ेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि सभी लोगों के पास ये चीज़ पहुंच पाए, सभी लोगों को फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं ऑन टाइम।